अब हम लेंगे फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन हुआ है पहले भी, फिर से बता रहा, देखो बलून है, एकदम से बर्स्ट हो गया, या टायर है, टायर एकदम से पंक्चर हो गया, ठीक है, पंक्चर हो गया, उसमें से पूरी हवा एकदम सडनली बाहर आ गई, बलून बर्स्ट हो गया, बलून को पंक्चर कर दिया, बर्स्ट हो गया, तो इट इज एन सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन है तो कौन सी प्रोसेस आएंगी? इट इज अडायाबैटिक प्रोसेस। सडन एक्सपांशन है, कौन सी प्रोसेस है? अडायाबैटिक प्रोसेस। देखना ना, अडायाबैटिक प्रोसेस, सडन एक्सपांशन हो रहा है और ये अनकंट्रोल्ड है, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो अडायाबैटिक प्रोसेस है तो एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज जीरो। एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ कितना होगा? जीरो, ठीक है। अडायाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन यही थी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ना एब्जॉर्ब होगा, ना इमिट होंगी, कुछ नहीं, सडन एक्सपांशन है, Q इज इक्वल टू जीरो। जब बलून बर्स्ट हुआ या टायर बर्स्ट हुआ तो कोई चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही, वहां पे होल बन गया, उसमें से पूरी हवा निकल गई, सो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। नाउ अगर फर्स्ट लॉ देखें ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या था? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, या अपन ये बोल सकते थे डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन। तो ये, ठीक है। अब इसमें Q जीरो है, W जीरो है, Q जीरो है, W जीरो है, सो डेल्टा U इज ऑल्सो जीरो, ऑल द थ्री आर जीरो। तो याद रखो ये अनकंट्रोल्ड चेंज, अनकंट्रोल्ड है, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। कौन सी प्रोसेस है ये? फ्री एक्सपांशन इज अडायाबैटिक प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड है, अडायाबैटिक प्रोसेस है, अनकंट्रोल्ड है। Q इज इक्वल टू जीरो, अडायाबैटिक प्रोसेस पर से लिखा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है किसी भी चीज का, तो वर्क डन रहेगा जीरो, कोई पिस्टन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वर्क डन जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से फिर डेल्टा U भी जीरो, तो Q जीरो, W जीरो, डेल्टा U इज जीरो। याद रखना, सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन रहा तो यहाँ सडन एक्सपांशन है, अनकंट्रोल्ड है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब समझाया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे, केमिकल इक्विलिब्रियम था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था और थर्मल इक्विलिब्रियम था। तो उसमें ये एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे थर्मल कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, द बॉडी इज और द सिस्टम इज इन नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो नॉट in thermodynamic equilibrium, so the system is not in thermodynamic equilibrium, thermodynamic equilibrium नहीं है। याद रखना, छोटा सा पैराग्राफ ही है, इतना याद रखना है कि याद रखो बस्टिंग ऑफ अ बलून और बस्टिंग ऑफ अ टायर फ्री एक्सपांशन है, सडन एक्सपांशन हुआ है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेंज, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अडायाबैटिक प्रोसेस है, Q जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पिस्टन वगैरह नहीं है, वर्क डन जीरो। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U भी जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, गैस सडनली एक्सपांड हुई है। अडायाबैटिक प्रोसेस है, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो याद रखिए। और एक बात याद रखना कि जैसे जितने भी प्रोसेस लिए अपन ने, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, साइक्लिक है, या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उन सबके पीवी ग्राफ बनाए थे अपन ने, पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम बनाए थे, पर इसकी पीवी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। We cannot draw the PV diagram for free expansion. हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता सकते हैं, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता सकते हैं, पर PV ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो याद रखना, फॉर फ्री एक्सपांशन वी कैन नॉट ड्रॉ PV ग्राफ, अपन PV ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, इनिशियल पाथ नहीं ड्रॉ कर सकते, इनिशियल और फाइनल पॉइंट भले ही बता सकेंगे पर PV डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। याद रखना, वी कैन नॉट ड्रॉ PV डायग्राम फॉर फ्री एक्सपांशन, इसीलिए यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ नहीं किए।
नहीं तो हर प्रोसेस में अपन ने पीवी डायग्राम बताया है, पर यहाँ पीवी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो फ्री एक्सपांशन इसलिए इसमें खत्म हो जाता, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपन ने उसमें कंटिन्यू नहीं किया था। अब समझो आगे का पार्ट है हीट इंजन। हीट इंजन अपने गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उसमें जो इंजन है उसी को बोलते हैं हीट इंजन। ठीक है, तो अपने इंजन में क्या होता है, जस्ट आउटलाइन बता देता, फिर डिटेल में देखेंगे। इंजन में अपन डालते फ्यूल, या तो पेट्रोल है, ठीक है, या डीजल है। स्टीम वाला इंजन भी रहता, वो बाद में देखेंगे। तो अभी अपने पास है पेट्रोल वाला इंजन या डीजल वाला इंजन। पेट्रोल इज अ फ्यूल, ठीक है। तो इंजन में क्या होता, फ्यूल स्प्रे होता, फ्यूल स्प्रे होता इंजन के अंदर, और एयर मिक्स होती। फ्यूल और एयर मिक्स हो गए, उनको बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। लिख लेते एक बार। और यही अपनी सिस्टम है, सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो क्या मिक्सचर है, फ्यूल के फ्यूम्स बोलो या वेपर्स बोलो, स्प्रे किया है तो पेट्रोल जैसे फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गया सपोज, और एयर का मिक्सचर, फ्यूल के और एयर का मिक्सचर, इट इज वर्किंग सब्सटेंस। और वहां पे रहता स्पार्क प्लग। जब स्पार्क प्रोड्यूस होंगे तो फ्यूल फायर कैच करेंगे, ठीक है, तो वहां क्या जनरेट होगी, हीट। उस हीट को इंजन काय में कन्वर्ट करता, मैकेनिकल वर्क में। काय में कन्वर्ट करता, मैकेनिकल वर्क में। So what is heat engine? Heat engine is a device that convert heat into mechanical work. काय में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क में। गाड़ी चल रही ना, मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। बट याद रखना, पूरी की पूरी हीट जो रिसीव किया है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। अगर ऐसा हुआ तो जैसे अभी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है अपनी, 1 लीटर में समझो 50 किलोमीटर, तो तब 1 लीटर में 200 किलोमीटर चलती, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते कि जो पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो अपन जो इंजन यूज करते हैं उसमें क्या होता है, हीट तो लेता, थोड़ा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता और थोड़ा एनवायरमेंट एग्जॉस्ट को चला जाता। किसको चला जाता, एग्जॉस्ट को। इसीलिए देखो साइलेंसर गर्म हो जाता, इंजन गर्म हो जाता। क्यों गर्म होता, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर से हीट लिया, थोड़ी सी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्शन हुआ, उसका थोड़ा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्शन हुआ, बट पूरी की पूरी हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। तो बची हुई हीट कहां गई, एग्जॉस्ट को चली गई, एनवायरमेंट को चली गई। समझ में आया? तो पहला है वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर कौन सा, जहां फ्यूल बर्न होगा, वो हायर टेम्परेचर पे। कोल्ड रिजर्वायर कौन सा, अपना सराउंडिंग एनवायरमेंट, जहां वो हीट बाद में जा रही, ठीक है ना। देखो फिर से बताओ, इंजन में फ्यूल और एयर मिक्स होते, ठीक है, उसको बोल रहे हैं अपन वर्किंग सब्सटेंस, वही अपना सिस्टम है, ठीक है। वहां से जो हीट जनरेट होंगी, इंजन यूज करेगा, उसको कैसे करता है यूज वो बताता अभी। इंजन यूज करेगा टू डू वर्क, पर पूरी की पूरी हीट जैसे 100 जूल एनर्जी मिली, सप्लाई हुई, पर वर्क डन है समझो 60, तो बची हुई 40 कहां गई, बची हुई 40 गई एनवायरमेंट, विच इज एट लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग को चली गई। देखो गाड़ी थोड़ी भी चली तो साइलेंसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता। 4 व्हीलर में भी इंजन गर्म होता है, इसलिए रेडिएटर लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं ताकि वो इंजन ठंडा रहे, ठीक है। 4 व्हीलर में भी इंजन गर्म होता, अपने को पता है। साइलेंसर अगर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो भयानक गर्म हो जाता, आप उसको टच नहीं कर सकते, इंजन भी बहुत गर्म होता। तो हॉट रिजर्वायर इंजन के अंदर जहां फ्यूल बर्न हो रहा, कोल्ड रिजर्वायर अपना सराउंडिंग। और अब मेन वर्किंग कैसा है उसका थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। नाउ थर्ड मेन चीज सिलेंडर। सिलेंडर में, ठीक है, पहले ये देख लो, फिर से समझना हीट इंजन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी पार्टली इनटू वर्क डन। पार्टली बोल रहे, पार्टली, कंप्लीट वर्क डन में नहीं होगा, पार्टली इनटू वर्क डन एंड रिमेनिंग हीट इज गिवन टू द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में चली जाएंगी, जो साइलेंसर है उसमें जा रही है, एग्जॉस्ट बोलेंगे, या कहां चली जाएंगी, एनवायरमेंट में।
तो याद रखो हीट इंजन के तीन बेसिक चीज है। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस में क्या बताया, क्या क्या है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल और एयर का होगा, डीजल इंजन है तो डीजल और एयर का होगा। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, जहां फ्यूल बर्न हो रहा वो हॉट रीजन रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज इसका टेम्परेचर है TH, कांस्टेंट टेम्परेचर, और कोल्ड रीजन का टेम्परेचर है TC, वो काम आएगा बाद में। और क्या लगेगा, सिलेंडर। एक बार ये देख लो फिर आगे चलते। देखो एक रफ डायग्राम है, ऐसा नहीं रहता इंजन, जस्ट एक रफ डायग्राम बनाया है। तो इसे एक बार देखते हैं। व्हाट इज अ हीट इंजन, व्हाट इज अ हीट इंजन, हीट इंजन यानी अपने व्हीकल जो है वो, हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इन पार्टली इनटू मैकेनिकल वर्क। पार्टली बोला, पार्टली इनटू मैकेनिकल वर्क या वर्क बोल सकते हैं, ठीक है। बची हुई एनर्जी कहां जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू द एग्जॉस्ट। तो ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। पहला वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, सिस्टम, जो अपन स्टडी कर रहे थे सिस्टम, उस सिस्टम में क्या है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर। तो वो यहां है, समझो फ्यूल और एयर का मिक्सचर, फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्या है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर। स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, वो बर्न होगा और क्या जनरेट होंगी, हीट, ठीक है। वो आगे जाएंगे बाद में डिटेल में। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा तो इट इज एट हायर टेम्परेचर TH, हॉट रिजर्वायर TH, और सराउंडिंग में जहां हीट जाने वाली है एग्जॉस्ट, वो है TC, कोल्ड रिजर्वायर। सिलेंडर, ये रहा वो सिलेंडर, ऐसा नहीं रहता, ये जस्ट रफ डायग्राम बनाए हैं अपन। तो सिलेंडर में जो पिस्टन है, इसको एक इमेजिन कर रहे हैं कि इट इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन को कम करने के लिए इंजन ऑयल डालते हैं अपन उसमें, तो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो ये हो गए तीनों चीजें समझ गई। एक वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस यहां है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड गैसेस, गैसेस मतलब एयर, वो बर्न होंगे, वहां जनरेट होंगी हीट। सो वो है रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग है रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखना हीट इंजन पार्टली कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। बची हुई एनर्जी कहां गई, एग्जॉस्ट में। नाउ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ही वर्किंग सब्सटेंस है, ये पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ही वर्किंग सब्सटेंस है। एंड सिलेंडर का जो पिस्टन है इट इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ऐसा कंसीडर करना है। अब क्या होगा सुनना, सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस जो उसमें है वो बर्न होगा और हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब गैस अंदर जो है, देखो ऑक्सीजन है और बाकी भी नाइट्रोजन वगैरह भी गैस है। ऑक्सीजन ठीक है कंबशन में बर्न करे, हेल्प करेगी, पर नाइट्रोजन बर्न नहीं होगी, ठीक है। तो कंबशन की वजह से वहां हीट जनरेट हुई है, फ्यूल बर्न हुआ ना तो हीट जनरेट हुई है। अब हीट होने की वजह से ये वाली जो गैस है ये क्या होगी, एक्सपांड, अंदर वाली गैस क्या होंगी, एक्सपांड। एक्सपांशन होगा तो ये पिस्टन आगे जाएगा, तो देखो ये व्हील को कनेक्टेड है, ये सेंटर है ये नहीं। अब जब ये रोटेट होगा तो ये भी साथ में ऐसा रोटेट होगा, देखो ये आगे गया इधर ऐसा, लीवर के जैसा ऐसा, ठीक है ना। देखो ये यहां है, समझो यहां तक जाएगा वो पिस्टन। फिर से समझना, वर्किंग सब्सटेंस है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, उसमें कंबशन हुआ और उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, वही हॉट रिजर्वायर है, वहीं पे हीट एब्जॉर्ब हुई। हीट एब्जॉर्ब हुई तो वहां पे क्या होगा, गैस का एक्सपांशन। एक्सपांशन हुआ तो पिस्टन को बाहर धक्का मारेंगे, पिस्टन को बाहर धक्का मारेंगे तो ये पिस्टन आगे गया, तो लीवर के जैसा वो इस व्हील को रोटेट करेगा, इसको क्रैंकशाफ्ट बोलेंगे, क्रैंकशाफ्ट को मूव करेगा, वो चेन को कनेक्टेड है, चेन से पीछे वाला चक्कर घूमेगा, ठीक है। अब देखो ये समझने की कोशिश करना, 3D नहीं है अपने पास, फिर भी देखना, जब ये बाहर जाएगा तो ये आगे आगे जाएगा, जब गैस वापस ठंडी होंगी तो फिर ये इधर आएगा पीछे, ऐसे व्हील गोल घूमेगा, देखो ठीक है ना। ये ऐसा है, देखो व्हील ये ऐसा, ये सेंटर है और यहां एक रॉड लगा दिया जो पिस्टन के साथ मूव होगा, तो ये रॉड आगे जाएगा तो व्हील घूमेगा उसके साथ, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा तो इधर घूमेगा।
तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर से सुनना, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ है, कंबशन हुआ, उसने हीट एब्जॉर्ब किया तो क्या होंगी? गैस एक्सपांड होंगी तो पिस्टन पे वर्क करेंगे, वो वर्क देन क्रैंकशाफ्ट को दिया है, लीवर को दिया है, जिससे फिर व्हील को बाद में रोटेट कर सकेंगे। ठीक है, बाहर गया, जैसे ही बाहर गया स्ट्रोक चेंज, अब यहां कंबशन नहीं हो रहा, कुछ एनर्जी मैकेनिकल वर्क में चली गई, कुछ एनर्जी सराउंडिंग को चली गई, फिर से टेम्परेचर कम हो गया तो गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी, पिस्टन वापस अंदर आ जाएगा, फिर वापस से कंबशन होगा, फिर पिस्टन बाहर जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक, यानी वही साइकिल बार बार रिपीट होगी। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। फिर से सुना, कंबशन होगा, सिलेंडर बाहर गया, यानी ये रॉड यहां तक पहुंच गया, बाहर आ गया, ठीक है, तो व्हील ये डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब फिर कंबशन हो गया, कंटिन्यूअसली फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, स्ट्रोक वाइज बर्न होगा, स्टेप वाइज, ठीक है, बाहर गया, मैकेनिकल वर्क हुआ, थोड़ी एनर्जी सराउंडिंग को चली गई, गैस वापस से कंप्रेस हो गई, तो ये वापस से घूम के इधर से आएगा ऐसे, तो फिर वापस यहां आ गया, तो व्हील और आगे रोटेट हो गया, यानी एक रोटेशन कंप्लीट हो गया एक साइकिल में इस व्हील का। फिर ये पिस्टन यहां पे आएगा, फिर अंदर की गैस एक्सपांड होगी कंबशन की वजह से, फिर वो पिस्टन को बाहर धक्का मारेगी, तो वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, उससे थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क होगा बाय पुशिंग द पिस्टन आउट, पिस्टन कनेक्ट करेंगे क्रैंकशाफ्ट से, लीवर से, जो व्हील को फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, और मैकेनिकल वर्क शुरू हो गया। थोड़ी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में गई, थोड़ी एनर्जी सराउंडिंग को चली गई, फिर वापस से गैस कंप्रेस हुई, पिस्टन बाहर गया था, वो वापस अंदर आ गया। ये ऐसे रोटेशन होगा, ध्यान रखना। कभी तुम लोगों ने शायद देखा होगा, एक रफ अगर हुआ तो कल लाके बताऊंगा कि वो कैसे व्हील रोटेट होता, बनाने की कोशिश करूंगा, सीडी वगैरह मिल गई तो फिर भी बताऊंगा, ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना उसको। पर एक जस्ट इमेजिन करना, ये पिस्टन बाहर गया और वही पिस्टन अंदर आया, ये पिस्टन बाहर गया, ये पिस्टन अंदर आया, ये पिस्टन बाहर गया, फिर ये अंदर आया, तो पिस्टन के साथ ये रॉड मूव होगा और उस रॉड से वो व्हील मूव होगा, जिसको सपोज चेन कनेक्टेड है, चेन के साथ पीछे वाला व्हील भी रोटेट होगा। तो देखो ये हो गया हीट इंजन, ठीक है, डायग्राम बना दे उसकी, पहले इतना देखो एक बार। वर्किंग सब्सटेंस फिर से सुनना शॉर्ट में, हीट यहाँ जनरेट होगी, फ्यूल बर्न होंगे, यहाँ पे जो गैस है वो एक्सपांड होगी, पिस्टन को बाहर पुश करेगी, मतलब हीट जो एब्जॉर्ब हुई कहां से? हॉट रिजर्वायर से, थोड़ी सी कन्वर्ट हुई काय में? मैकेनिकल वर्क में, और थोड़ी सराउंडिंग को चली गई, पिस्टन बाहर गया था तो व्हील यहां तक घूम गया, फिर जब पिस्टन वापस आएगा तो व्हील वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, बोल एक साइकिल कंप्लीट। तो पहले कंबशन, गैस का एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, यानी ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, पिस्टन फिर आगे पीछे मूव होता रहेगा ऐसे। ट्रेन में दिखाई गया, ट्रेन में व्हील देखे होंगे तुम लोगों ने, सामने इंजन में जो व्हील लगे रहते वो ऐसे ही रहते, देखो यहां से पिस्टन आगे जाता, ये पीछे, व्हील को गोल गोल घुमाते हो, देखना कभी ध्यान से, ऐसा रॉड लगा रहता व्हील के साथ, वो ऐसे रोटेट होता, रॉड ऊपर नीचे रोटेट होता, व्हील को कनेक्टेड है, व्हील के साथ ऐसे रोटेट होता। कल मैं मॉडल बना तो लेके आऊंगा, आगे का भी बाकी रहेगा इसका, फिर भी देखेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, सिलेंडर, मास लेस, पिस्टन लेस, फ्रिक्शन, वर्किंग समझ में आया। अब दो टाइप के इंजन रहते, इंटरनल कंबशन इंजन, यहां अंदर कंबशन होगा, और स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या रहेंगी? स्टीम, यहां स्टीम आएंगी, स्टीम देखो वाटर को बॉईल करके स्टीम किया तो डेफिनेटली वो क्या होगा? एक्सपांड, पिस्टन को बाहर पुश करेगा, तो वो स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या रहेगा? यहां पे स्टीम। अभी अपन देख रहे हैं अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड गैसेस, ठीक है। तो अगर इंटरनल कंबशन इंजन है तो ये है अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का जो इंजन है वो इंटरनल कंबशन इंजन है, अंदर कंबशन हो रहा। और जहां स्टीम इंजन है वर्किंग सब्सटेंस आएगा स्टीम, और कंबशन बाहर हो रहा, पानी बाहर से बॉईल कर रहे हैं ना कंटेनर में, और फिर उसकी स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो जैसे इसके अंदर ही कंबशन हो रहा है, यही हीट जनरेट हो रही है। उसमें कैसा होगा? ये सिलेंडर सपोज यहां पानी भी है और यहां हीट कर रहे हैं, तो बाहर से हीट कर रहे हैं,
और फिर जब ये हीट होंगी, यहाँ वेपर जनरेट होंगी, ये एक्सपांड होगा। ठीक है, तो स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, और अपन जो बोल रहे हैं ये अपने गाड़ी का इंजन वो इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन वर्किंग सब्सटेंस है फ्यूल, जो पेट्रोल है या डीजल है या गैसोलीन है, एंड एयर, और यहां स्टीम है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? स्टीम। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, कौन सा इंजन है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। देखो एक बार सिर्फ पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा। कल मैं मॉडल बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बन गया तो मैं लाके दिखाऊंगा। जस्ट एक व्हील कैसे रोटेट होता वो दिखाना है अपने को। ये मिटाओ, ठीक है। एक बार वर्किंग सब्सटेंस वगैरह देख लो, फिर आगे चलेंगे। देखो ये है हॉट रिजर्वायर विच इज एट टेम्परेचर TH। ये जस्ट स्कीमेटिक एक डायग्राम बना रहे हैं। ये है कोल्ड रिजर्वायर विच इज एट टेम्परेचर TC। यहां से इतनी हीट मिली, थोड़ी सी हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी, और बची हुई हीट कहां चली जाएगी? एग्जॉस्ट में। अच्छा, ये डायग्राम बनाते समय एक चीज याद रखना, देखो ये समझ में आएगा पहले। देखो फिर से बता रहा, वर्किंग सब्सटेंस से अंदर जो कंबशन हो रहा, हॉट सोर्स हो गया, रिजर्वायर एट हॉट या हायर टेम्परेचर, वहां से हीट लिया, उसमें का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल वर्क, ये दिखा है एरो, और कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया, कहां चला गया? एग्जॉस्ट में। ठीक है, तो ये जो इसको हीट पाइपलाइन बोलते हैं, ये जो डायग्राम बनाया है उसको हीट पाइपलाइन बोलते हैं। डायग्राम बताया कि क्या हो रहा है, हीट पाइपलाइन। तो यहां देखो, यहां थिकनेस ज्यादा है, उसका थोड़ा पार्ट इधर गया है, थोड़ा पार्ट इधर गया है, तो देखता है ये थिकनेस और इन दोनों की थिकनेस सेम होनी चाहिए। यानी ये बता रहा कितनी एनर्जी है, सपोज 100 जूल, ये अगर 30 जूल है या 40 जूल है, तो ये कितनी बची हुई रहेंगी? 60। तो वही डायग्राम में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो याद रखना, थिकनेस ऑफ द पाइपलाइन, हीट पाइपलाइन बोलते हैं इसको। ये जो डायग्राम में दिखा है हीट पाइपलाइन, उनकी थिकनेस बराबर रखना, क्योंकि वो एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां देखो ज्यादा एनर्जी, उसमें से थोड़ा पार्ट इधर गया, थोड़ा पार्ट इधर गया, तो देखो बीच में से डिवाइड किया है, उतना जैसे यहां लेंगे उसको टीयर करके ऐसे इधर लिए, बस। तो ये डायग्राम बनाते समय इतना याद रखना, नहीं तो कैसा होता, अपन ऐसे बना लेंगे, ये ऐसा थोड़ा इधर गया, ये पूरा का पूरा इधर, ये इधर, तो ये देखो पूरी की पूरी थिकनेस इधर आ गई, इधर गई क्या? तो याद रखना है यहाँ ये जो थिकनेस ऑफ पाइप है, हीट पाइप, यहाँ ज्यादा रखना, यहाँ बीच में से गई है तो इतना पार्ट इधर गया है ऐसे। तो वो थोड़ा सा डायग्राम बनाने याद रखना। जो समझाया है वही लिखा है, हीट एब्जॉर्ब हुई फ्रॉम द सोर्स और रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क, थोड़ी एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर यानी एग्जॉस्ट या एनवायरनमेंट को चली गई। तो ये डायग्राम याद रखना। इक्वेशन लेते हैं उसका, देखो ठीक है ना, ये याद रखना थोड़ा सा। कल देखता अगर थोड़ा सा बन पाया तो वर्किंग मॉडल बना के दिखा दूंगा एक बार। तो यहां से जो एनर्जी मिल रही, सपोज ये है QH, यहाँ तो एनर्जी का वर्क डन, और यहाँ एनर्जी जो जा रही है सपोज इट इज QC। तो देखना सिंपल है, ऐसे चलता है, QH इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी जो मिली QC प्लस वर्क डन। यानी अगर ये 100 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 40। तो लिख लो, चलो ये 100 जूल है टोटल एनर्जी, ये सपोज है 60 जूल, तो बची हुई कहां गई? 40 जूल यहाँ गई, ये देखो। तो वही अपन ने लिखा है 100 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 40, वही लिखा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू QH माइनस QC, मॉड में डाल सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन। कितना वर्क हो पता चल जाएगा।
तो कितना वर्क हुआ 100 माइनस 40 यानी 60। सिंपल है, डायग्राम पर से देख लो यार, लॉजिकल है। एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कितनी मिली 100, वर्क डन 60 प्लस एग्जॉस्ट हो गई 40, तो 60 प्लस 40, तो QH is the heat absorbed from the hot reservoir, QC is the heat rejected या given to the exhaust या environment या surrounding of that system। समझ में आया? अब इंजन की इफिशियंसी देखना। अब ध्यान दो, जैसे अपन गाड़ी लेने गए, अब जनरली स्पोर्ट्स बाइक लेने जाते तो कोई एवरेज के बारे में नहीं पूछता, बट अगर नॉर्मल आदमी जा रहा तो सबसे पहले पूछेंगे भैया एवरेज कितना है, 60 का 70 का, यानी 1 लीटर में गाड़ी कितना चलेगी। अगर कोई गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही और दूसरी गाड़ी 1 लीटर में 70 किलोमीटर चल रही, तो सेकंड वाली का एवरेज ज्यादा है। एवरेज ज्यादा है मतलब इफिशियंसी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इफिशियंसी का फॉर्मूला है W अपॉन QH। मतलब क्या होता है समझना, W कितना है 60, देखो जिस एग्जांपल में समझा रहा, QH कितना है अपॉन में 100 इंटू 100 कर दो, मतलब तुम जितनी एनर्जी देंगे उसका 60% वर्क में कन्वर्ट होगा, जो कि मेन एम है मेरा। इंजन से गाड़ी को चलाना है, एनवायरनमेंट को गर्म करना, एग्जॉस्ट को हीट देना अपना एम नहीं है। अपना एम क्या है कि सारी जो एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो। पर ऐसा आइडियल इंजन अपन बना ही नहीं सकते जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते। हाँ, पर अपन कोशिश ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क डन हो। अगर यहां समझो कोई दूसरा इंजन है जिसमें 100 जूल में से 70 इधर जा रहे, तो इधर कितनी रहेंगी 30, तो अब यहां 70 हो गया, तो यहां 70 डालो, तो यहां आ गया 70, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी है 70%, यानी ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा अच्छा इंजन है वो। तो जितनी ज्यादा इफिशियंसी उतना अच्छा इंजन, उतना ज्यादा हीट एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल वर्क में। देखो समझ में आया ना, लर्न नहीं करना है, ये भी लर्न नहीं करना है। टोटल एनर्जी QH मिली, वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, W प्लस QC, बस उतना याद रखते हैं ये बात। फिर ये तो शिफ्ट किया है माइनस, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफिशियंसी याद रखो, वर्क डन, मेन काम क्या है वर्क डन। अब वर्क हुआ है 70, पेपर लिखने जाते ना, मेन काम क्या रहता है पेपर लिखना, कितना छोड़ा वो जरूरी नहीं है, कितना लिखा वो जरूरी है। समझो 100 में से 70 मार्क का लिखा तो कितने परसेंट मिले 70, किसी को 90 मिले, मतलब उसकी इफिशियंसी ज्यादा, बस वही लॉजिक है। समझ में आ रहा है? देखो तो यहां 100 जूल है, उसमें से 70 जूल वर्क में कन्वर्ट हो गए और 30 जूल एग्जॉस्ट को चली गई। तो इंजन की अगर इफिशियंसी दिखाना है तो फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा परसेंटेज में कि भाई आप उसको जितनी एनर्जी देंगे उसमें से 70% वर्क में वो कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास दो इंजन है, एक की इफिशियंसी है 60% और एक की इफिशियंसी है 25%, कौन सा इंजन सिलेक्ट करेंगे? ये वाला इंजन सिलेक्ट करेंगे 60% वाला। क्यों? क्योंकि वो 60% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, 40% ही एनवायरमेंट हो जाएंगे, जो अपना एम नहीं है। अपना एम है वर्क डन। यहां 25% ही वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, 75% एनर्जी वेस्ट हो रही, एग्जॉस्ट को जा रही, इसीलिए ये इंजन अच्छा नहीं है, ये इंजन अच्छा है। समझ आ रहे हैं? देखो दिख रहे हैं ऊपर, हाँ ठीक। तो ये हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क या वर्क डन टू हीट रिसीव्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। देखो ये हटा दिया। हाँ, नोट में याद रखना, अगर मान लो जस्ट एक आइडियल इंजन लेंगे तो QC की वैल्यू क्या हो गई 0, कुछ भी एनर्जी एग्जॉस्ट में नहीं जाएगी, पूरी की पूरी जो एनर्जी है QH वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। अरे अगर ये 0 बोल दूं तो पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली गई वर्क डन में। ठीक है, उसकी डायग्राम ऐसे है। अच्छा, यही मिटा दूं क्या? ठीक है ना, ये हो गया ना अभी तुम लोगों का, एक बार इसको मिटा रहे देखो, यही बनाते हैं मिटा देंगे। देखो रफ डायग्राम बना है, ये TH हायर टेम्परेचर, ये TC लोअर टेम्परेचर, ये हीट पाइप और पूरा का पूरा इधर बेंड कर दो,
काय में कन्वर्ट हो गया वर्क। ये है अपने आइडियल इंजन का डायग्राम। ये अपन जो अभी इंजन यूज करते हो आइडियल दिखना क्या देखो, हाँ ठीक है। तो पूरी की पूरी हीट जो यहाँ से रिसीव हुई वो कहाँ कन्वर्ट हुई, वर्क डन। इधर देखो पाइपलाइन नहीं है, मैंने पहले भी बताया पाइपलाइन, हीट पाइपलाइन की जो थिकनेस है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती। ये टोटल एनर्जी, इसमें का कुछ पार्ट इधर गया, इसमें का कुछ पार्ट इधर गया, तो बीच में से वहीं से ब्रेक करना उसको, ध्यान से। तो ये इसकी और इसकी थिकनेस इसकी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम बनाने से याद रखना। आइडियल अगर इंजन है ये डायग्राम है, QC 0 देखो दिखाया है इधर नहीं, देखो फिर से दिख रहा ना, ये देखो हॉट रिजर्वायर TH से जो भी वर्क, जो भी एनर्जी मिली वो पूरी की पूरी क्या में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन। ये QH W, ये और ये कैंसिल, मतलब ईटा की वैल्यू 1 या इफिशियंसी बोल सकते हैं कितने परसेंट, 100%। दिस इज आइडियल हीट इंजन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अपने हीट इंजन के बारे में हो गया। थोड़ा सा और है देखते हैं, ये देख लो पहले पीवी डायग्राम बनाएंगे अभी, देखो। तो इफिशियंसी याद रखो, काय का रेशियो है, वर्क डन एंड एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। अच्छा, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, याद रखना, नो डायमेंशन। देखो एक बार, देखो TH दिख नहीं रहा था, TH लिख दिया वापस से। अब देखो हीट इंजन की पीवी डायग्राम देखेंगे, क्या देखेंगे, पीवी डायग्राम, ठीक है। उसके पहले वापस से देखना, वर्किंग सब्सटेंस यानी सिस्टम क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड वेपर, ठीक है। ये इसमें सिस्टम, ये अपनी मेन सिस्टम है जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये पिस्टन है, पिस्टन क्या है, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है एंड मासलेस है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं अपन। और दो रिजर्वायर, ये है एट हायर टेम्परेचर और सराउंडिंग एट लोअर टेम्परेचर, सब हुआ है। तो सपोज पहले अपन ए पॉइंट पे है, हम यहाँ कंबशन हुआ, हीट जनरेट हुई। तो हीट जनरेट हुई तो गैस पहले हीट क्या करेंगी, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा, तो प्रेशर बढ़ते जाएंगे। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गए, हीट एब्जॉर्ब हुई, गैस, देखो मेरे पास जितनी एनर्जी है, जैसे अब मैं 4 व्हीलर को धक्का मार सकता, ठीक है, पर अगर कोई बोले अकेले ट्रक को धक्का मारो तो मार पाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ जो गैस है वो भी धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। जब वो प्रेशर पिस्टन को मूव करने लायक हो जाएगा तब वो पिस्टन मूव होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि थोड़ी भी हीट दे दिया तो गैस सडनली एक्सपांड हो गई, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही, हीट एब्जॉर्ब कर रही, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज। ये पार्ट है हीट एब्जॉर्ब का, यहाँ ड्रॉ कर लेते, लिखना नहीं है, यहाँ लिख रहे एक बार के लिए, हीट क्या हो रही, एब्जॉर्ब, लिखना क्या, हीट एब्जॉर्ब, ठीक, हीट क्या हो रही, एब्जॉर्ब हो रही, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर गए ना, बी पॉइंट तक, ए से बी तक हीट एब्जॉर्ब हो रही, गैस एक्सपांड होने की कोशिश कर रही, पर उसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि वो पिस्टन को मूव कर सके, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हो रही, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ये देखो पहले प्रेशर कम है, यहाँ पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि वहां उसके पास इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो पिस्टन को मूव कर पाएंगे। नाउ पिस्टन मूव होगा, पिस्टन मूव होगा मतलब गैस क्या होगी, एक्सपांड, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। देखो अब पिस्टन मूव हो गया, पिस्टन मूव हुआ तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, और प्रेशर बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, इतना प्रेशर हो गया कि वो पिस्टन को मूव कर सके। जैसे ही पिस्टन मूव होगा वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, यानी ऐसा करना, यानी अपन बी से सी पॉइंट पे पहुंच गए। साइक्लिक प्रोसेस है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वो साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, क्लोज फिगर आएंगे, ग्राफ क्या आएगा, क्लोज फिगर। फिर से देखना, अपन ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, अंदर जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही, हीट एब्जॉर्ब कर रही, हीट एब्जॉर्ब मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा, पर अभी फिलहाल प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि उस पिस्टन को मूव कर सके।
अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी यहां पहुंच गए, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब ये प्रेशर इतना है कि वो पिस्टन को मूव कर सके, तो जैसे ही प्रेशर इतना हो जाएगा कि पिस्टन को मूव कर सके, पिस्टन को मूव करेगा बाहर की तरफ, पिस्टन मूव हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर यहां पहुंच गया। देखो समझ गए, 2 साइकिल होती है, यहां से यहां तक पहुंच गए। वर्क डन बाय द गैस, यहां लिखा है ये लाइन के लिए हीट एब्जॉर्ब, यहां लिखा है वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, पिस्टन को बाहर की तरफ मूव किया। देखो समझ में आया, फिर से एक बार हो जाएगा लर्न करना, क्योंकि साइकिल लिखने के लिए आसान नहीं, बहुत इजी है, समझ लो खाली। मैंने कितनी बार बोला है कि रट्टा मारने से नहीं होगा, हर चीज को समझ के करो तो मे बी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। फिर से देखना, ए पॉइंट पे है, अंदर वाली गैस कंबशन हो चुका है, हीट एब्जॉर्ब कर रही, हीट एब्जॉर्ब करेंगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा, पर अभी फिलहाल इतना प्रेशर नहीं है कि वो पिस्टन को धक्का मार सके, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि पिस्टन को धक्का मार सके। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा, प्रेशर भी बढ़ते जा रहा, ये प्रेशर बढ़ रहा, हीट एब्जॉर्ब बढ़ रही, प्रेशर भी बढ़ रहा, प्रेशर यहां पहुंच गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी फिलहाल वर्क डन नहीं है, वर्क डन कितना है ये वाली केस में 0, वर्क डन ये वाली केस में 0 है, ए से बी तक वर्क डन 0 है। ठीक है, अब यहां पहुंच गए, अब इतना सफिशिएंट प्रेशर हो गया कि वो पिस्टन को धक्का मार सके। जैसे ही इतना प्रेशर हो जाएगा वो पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन मूव हुआ मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, ये देखो वॉल्यूम यहां था, यहां पहुंच गए, पहले यहां थे अब यहां पहुंच गए, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज, वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज, और प्रेशर यहां थे यहां पहुंच गए मतलब प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। यहां तक समझ के देखो। अब ठीक है, पिस्टन बाहर है, अब जो एनर्जी हीट मिली थी उसमें से थोड़ा हो गया वर्क, पिस्टन मूव हो गया और थोड़ी एनर्जी एग्जॉस्ट में चली गई। ठीक है, अब गैस कूल हो रही, ठंडी हो रही, ठंडी होंगी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। अब ठंडी हो रही गैस तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ये प्रेशर डिक्रीज हुआ यहां पे, तो यहां जैसे यहां हीट एब्सॉर्ब लिखा था, अब यहां बची हुई हीट रिजेक्ट हो गई, हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट हो गई। अच्छा, अभी तक पिस्टन वापस नहीं आया, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर कम नहीं हुआ है कि वो पिस्टन वापस गैस को कंप्रेस कर सके। ठीक है, तो यहां पे है अभी अपन हीट रिजेक्ट हो गई, हीट रिजेक्ट हो गई मतलब टेम्परेचर कम हुआ, इंटरनल एनर्जी कम हुई, थोड़ी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई, थोड़ी हीट एग्जॉस्ट में चली गई, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा, 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 यहां तक पहुंच गया डी पॉइंट तक। अब प्रेशर इतना कम हो गया कि पिस्टन वापस गैस को कंप्रेस करेगा, तो ये जो पिस्टन सामने गया है वो ना वापस आएगा, तो वो गैस को वापस कंप्रेस करेगा, फिर पहुंचेंगे डी से लेके ए तक। तो यहां वर्क डन बाय द गैस है, तो यहां लिखेंगे ये वाले डी से ए तक, वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क हुआ है, पहले गैस ने वर्क किया था पिस्टन पे, अब पिस्टन ने गैस को वापस कंप्रेस करके वर्क गैस पे किया, वर्क इज डन ऑन द गैस, ये वाली लाइन में वर्क इज डन बाय द गैस, तो ये अपनी साइकिल कंप्लीट हो गई, साइक्लिक प्रोसेस है, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए। फिर गैस एब्जॉर्ब करेंगे हीट, उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर इतना हो जाएगा कि पिस्टन को बाहर मूव कर सके, पिस्टन बाहर मूव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गई और थोड़ी एग्जॉस्ट को चली गई। अब टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो गया, अब इतना कम हो गया कि गैस को कंप्रेस कर सके, तो गैस कंप्रेस हुई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब कंप्रेस हो गई तो प्रेशर इंक्रीज, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये साइकिल चलती है, साइक्लिक प्रोसेस है। देखो समझ में आया? एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना वीडियो में, इजी है। देखो यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन नहीं हुआ, यहां वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इंक्रीज हुए, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वर्क इज डन बाय द गैस, यहां पे हीट रिजेक्ट हुई है सराउंडिंग को, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है,
और फिर यहाँ से वापस सिलेंडर अंदर आया, गैस को कंप्रेस किया। तो ये सिलेंडर बाहर गया और यहाँ सिलेंडर अंदर आ गया। तो ये सिलेंडर बाहर की तरफ हुआ, ये सिलेंडर अंदर की तरफ हुआ, वो वाली ग्राफ। देखो ये समझ में आएगा, एक बार रिपीट करके देखना, इजी है, समझ के देखो। तो ये अपना पीवी ग्राफ हो गया हीट इंजन का।